यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने बेसिक किया था, चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक, बॉडी पर चार्ज कैसे मतलब हमने चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, लेकिन आपकी क्लास 10th के अंदर वैसे तो एक ही मेथड है, मैं एक की जगह दो मेथड आपको करवाऊंगा। राइट, क्लास 12th में ज़्यादा मेथड्स हैं, तो क्लास 10th में हमारे पास हाँ एक मेथड है, लेकिन मैं आपको दो करवाऊंगा एक नॉलेज के लिए आपकी। ठीक, तो हमारे पास लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। राइट डाउन मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? जा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, यानी जा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना या इलेक्ट्रॉन रिमूव होना किसी भी बॉडी से। तो इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग। तो लिखो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? चार्जिंग। तो चार्जिंग के देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट हम दो ही मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बाय रबिंग, बाय रबिंग, और इसको बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं। रबिंग से बच्चों क्या होता है? देखो, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। अब वो कैसे ट्रांसफर होता है? रबिंग करने से जो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, तो वो एक स्टेट से, एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं। तो लिखो, बाय रबिंग द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी so developed, the electricity so developed when we rub two bodies with each other called frictional electricity। अब रब करने से चार्ज आ जाता है, चार्ज करने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लाइक हमारे एटमॉस्फेयर में जब क्लाउड्स एयर के साथ रब करते हैं, दे गेट चार्ज। जब इतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है क्लाउड्स के बीच के में, तो वो क्या होता है? लाइटनिंग होती है। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम उसको बोल देते हैं। तो बच्चों आगे लिखो, आफ्टर रबिंग, रब होने के बाद क्या होता है? आफ्टर रबिंग अ बॉडी which is which loss electron always get, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है वो उसके पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है? ऑलवेज गेट पॉजिटिव चार्ज। द अदर विच गेन इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिवली चार्ज। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है, एक वर्क फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। वैसे आपको उसकी जरूरत नहीं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इज द मिनिमम एनर्जी
required to eject electron, minimum energy required to eject electron इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर? ये जो वर्क फंक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब बच्चों हमारे पास, आप ये याद रखो, अगर जब हम रब करते हैं, ये एक टेबल लर्न कर लो, जब हम किसी भी बॉडी को रब करते हैं दूसरी बॉडी के साथ तो कौन कौन सी बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज आता है, कौन सी बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज आता है। तो आप इसको एज इट इज लर्न कर लो इस टेबल को, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसको इसके साथ रब करने पर इस पर कौन सा चार्ज होगा, दूसरी बॉडी पर कौन सा चार्ज होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। सबसे पहला आप लर्न कर लो ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को जब रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव, यानी सिल्क को ग्लास के साथ अगर रब करोगे तो सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। इसी तरह ड्राई हेयर को किसके साथ रब करते हो, कॉम्ब के साथ। अगर ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ रब करोगे तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज, कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह वुलन क्लॉथ, जब हम वुलन क्लॉथ को रब करते हैं रबर रॉड के साथ तो वुलन क्लॉथ पर आ जाता है पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। इसी तरह कैट स्किन, इसको एबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज और कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये अलग अलग टाइप की मेटल्स वगैरह हैं और जो मटेरियल है अलग अलग टाइप का, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है आफ्टर रबिंग और इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? रबिंग की एग्जांपल क्या है, यू नो, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी रबिंग की एग्जांपल है। इसी तरह जो व्हीकल्स होते हैं जब वो चलते हैं ऑन रोड तो उस पर भी चार्ज काफी ज्यादा कलेक्ट हो जाता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रबिंग। रबिंग से कैसे चार्ज कैरियर्स ट्रांसफर होते हैं और कैसे उन पर चार्ज होता है। दूसरा मेथड मैं आपको फॉर योर नॉलेज करवा रहा हूँ लेकिन 10th को वो जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा वैसे ही आपको बता रहा हूँ। हमारे पास दूसरा जो मेथड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, पहली बात तो मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं बताया, मैंने आगे चलकर जब हम करंट स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को मैं काफी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में नहीं बताना, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में नहीं बताना, मैंने 3-4 चीजों के बारे में बताना। मैंने अलॉयज के बारे में भी आपको बताना है जिनमें एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं वहां पर करवाऊंगा। वैसे भी आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसके पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, सारा का सारा चार्ज बाउंड होता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ बंधा होता है, आप ये कह सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा हूं बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन का मतलब होता है अगर हम दो बॉडीज को आपस में टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने से जो चार्ज ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाने से जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एग्जांपल एक चीज लिख लो, व्हेन, नॉट व्हेन कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड रिमूव्ड दे शेयर इक्वल चार्ज।
कहता अगर हम कंडक्टर को कनेक्ट करके रिमूव कर दें तो वो इक्वली चार्ज शेयर करता है। एग्जाम्पल कैसे? मान लो एक कंडक्टर है मेरे पास 20 कूलम है, दूसरा कंडक्टर है 10 कूलम, बट इनका साइज सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। इनका साइज दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इनको अगर मैं टच करके, दोनों कंडक्टर होने चाहिए, पहली बात तो इसमें दो तीन चीजें हैं, दोनों का कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा सेम साइज होना चाहिए इन दोनों का। जब मैं इनको टच करूंगा, टच करके अगर टच करूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 30, है ना। 20 + 10 कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास? 30। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा अब तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पर भी 50, इस पर भी 50। समझ आया? अगर मैं इसी तरह एक और एग्जांपल मान लेता हूँ, लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉडी पर 15 कूलम है, एक -5 है, तो दोनों का साइज सेम है, तो टच करके मैंने इनको रिमूव किया, दोनों कंडक्टर हैं, दो कंडीशन है, दोनों कंडक्टर, और इन दोनों को टच करके मैंने इसको रिमूव किया, तो टच करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ जी, 15 - 5, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू नो। 15 - 5 कितना हो गया? ये 10 कूलम। अब मैं रिमूव करूंगा टच करने के बाद तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। कोई डाउट है आपको? यस बच्चों, ये आपको समझ आ गया? अब नोट डाल के आपने लिखना है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम बाय फ्रिक्शन ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर को टच करने से चार्ज नहीं कर सकते। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन ओनली। इंसुलेटर को हम फ्रिक्शन से ही चार्ज कर सकते हैं और रबिंग से ही चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास। और कंडक्शन से हम अकेला कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय कंडक्शन। ये दो तीन बातें आपने याद रखनी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब इसके बाद बच्चों हम कर रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करेंगे। जो चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं हम वो करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कुछ। सबसे पहले तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की जो नेचर होती है वो एडिटिव होती है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो वी कैन ऐड अलजेब्रिकली। इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। लिख लो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। राइट डाउन, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी so we can add or subtract algebraically। लाइक हमारे पास एक एटम के पास 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, टोटल कितना हो जाएगा? 5 कूलम। ठीक है, यस बच्चों, यहाँ तक ठीक है आपको? अगर मेरे पास एक बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 - 3। दूसरा लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेकंड, net charge can never be created nor be destroyed. It will always
remain conserved in an isolated सिस्टम। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बट इसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल देख लो आप इसकी। एक एग्जांपल जैसे न्यूट्रॉन है, उसको मैंने यूरेनियम से अगर हिट करता हूँ तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक, प्लस एनर्जी निकलती है। अब बेरियम के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है 56, मास नंबर कितना होता है 141। क्रिप्टॉन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है 36, मास नंबर कितना होता है 19। अब आप देखो ये एटॉमिक नंबर कितना है 56 प्लस 36 92 बन गया। मास नंबर कितना 141 प्लस 92 प्लस 3, तो ये बन गया 231 प्लस 1। तो लेफ्ट में हमारे पास टोटल चार्ज कितना है 92, राइट में भी नेट चार्ज कितना है, राइट में भी नेट चार्ज कितना है 56 प्लस 36 यानी 92। लेफ्ट में भी चार्ज उतना है और राइट में भी चार्ज उतना है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। इसकी अगर एक एग्जांपल आप और करना चाहते हो और कर लो, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल करना चाहते हो वो कर लो, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन का मतलब होता है मास को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बच्चे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2 गैमा रेस निकलेंगी। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है बच्चों 0, नेट चार्ज यहाँ कितना है 0। यहाँ पर भी गैमा रे पर भी नो चार्ज, तो नेट चार्ज यहाँ पर भी कितना हो गया हमारे पास 0। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर, इनिशियली भी टोटल चार्ज 0, फाइनल भी टोटल चार्ज 0। इसके बाद थर्ड हम बच्चों लिखते हैं, इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, कहता बॉडी पर चार्ज कितना होता है प्लस माइनस एन। कहता जो बॉडी पर चार्ज आता है, जो एन की वैल्यू है वो तुम्हें पता ही है, वैसे एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन होती है, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, कहता बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज किसकी वजह से आता है, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से आता है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आता है। तो क्वांटाइजेशन कहता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगी वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगी, या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगी, या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगी, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगी। कभी भी कोई भी बॉडी आधा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेगी, क्वार्टर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेगी, 3/4 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेगी। यानी एन हमेशा क्या होगा इंटीग्रल नंबर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, राइट डाउन चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 ई लिख लो, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एग्जाम्पल चार्ज E -2E प्लस 3E प्लस 4E, ये पॉसिबल है। क्या चार्ज की वैल्यू E/2 E/4 3E/4 ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब कॉज क्या होता है, क्यों चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 ही क्यों होती है, हाफ 1/4 3/4 क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या तो बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो चार्ज भी तो इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। यस बच्चों, तो लिखो ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अगर इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे तो चार्ज भी इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। ये हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया आज का। मैं आपको एक दो और डाटा लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। आपने कुछ छोटा सा ये डाटा लिख लो बच्चों। तुम्हें पता है चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। प्रोटॉन पर कितना होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है माइनस ई। इसको आप क्या बोल देते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको क्या बोल देते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन लिख लो 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चों याद करना है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो ये वैल्यूज आपने लर्न करनी है। एक न्यूट्रॉन का मास भी आप लर्न कर रहे हैं ना 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है, बट न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा पॉइंट बहुत कम ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, इसके बाद अगर आप कुछ और याद रखना चाहते हो अल्फा पार्टिकल के बारे में, वैसे ही एक कंपटीशन के लिए एनटीएससी वगैरह में अगर आपको पूछता है तो उसके लिए है अल्फा पार्टिकल। अभी मैंने आपको क्या नहीं करवाया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वैसे ही आप याद कर लो। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना होता है, यानी +2e होता है। जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। तो ये आपने कुछ बेसिक डाटा है जो आप याद कर सकते हो। एक चीज और लिख लो अगर इसमें और लिखना चाहते हो, ड्यूट्रॉन का मास, ड्यूट्रॉन का मास, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, दो वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। राइट बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर एक चीज और लिखना चाहते हो, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मास। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ प्रोटॉन बोलूं तो चार्ज प्रोटॉन पर प्लस ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? ऐसे आप लिख सकते हो। दैट्स इट बच्चों, आज का लेक्चर फिनिश। बाकी मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।